अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या मेरे कप्तान के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खदशात बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, आज डीजी आईएसपीआर ने तकरीबन 50 मिनट तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से गुज़िश्ता 4 माह में की जाने वाली ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से मुनफरिद थी कि इसमें पहली बार डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया गया, जबकि इससे पहले तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र लाजमी था। डीजी आईएसपीआर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, आर्मी ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना तरफदार। फौज का एहतसाब का अमल शफाफ और कड़ा है, ये इल्जामात नहीं शवाहिद पर काम करता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। याद रहे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी खुद एहतसाबी के अमल पर जोर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डीजी आईएसपीआर से सवाल किया गया कि फैज हमीद को डीजीआई के ओहदे पर पहुंचाने वाले जनरल बाजवा और जनरल नवीद मुख्तार के किरदार को कैसे देखते हैं, इस पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि डीजीआईएसआई किसके मातहत होता है। आपने उस वक्त के वजीर आजम का नाम तो नहीं लिया। आईएसआई का बॉस वजीर आजम होता है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर यानी फैज हमीद पर इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी अनासर की हिमा पर आईन और कानून से तजावुज किया। जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनके अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपैथीज़ लेंगे। उनके जो इस ओहदे तक लाने पर उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, जैसे जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं? आईएसआई का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया। हमारा जो एहतसाब का अमल है ना, वो बिल्कुल शफाफ है, सख्त है, कड़ा है, बट इट डज नॉट वर्क ऑन एलिगेशंस। वो सबूत और शवाहिद पे काम करता है। अगर कोई शख्स अपने ज़ाती हैसियत में अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई गैर कानूनी काम करता है तो बग़ैर सबूत और शवाहिद के उसको किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लिए जाने के सवाल पर डीजी आईएसपीआर ने कहा कि किसी भी शख्स ने आर्मी एक्ट के ताबे किसी शख्स का सियासी इस्तेमाल किया होगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इस केस में जो भी मुलविस होगा, ख्वाह उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई हैं, उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फौजी मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के सवाल पर डीजी आईएसपीआर ने सियासी हुकूमतों को आड़े हाथ तो लिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के 4 मरहले होते हैं: क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। दहशतगर्दों से इलाका क्लियर कराना और आर्जी तौर पर वहां अपना होल्ड बरकरार रखना फौज का काम है। ये काम हो चुके हैं। अब अगले 2 काम मुकामी और सूबाई हुकूमतों के हैं। अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है, इसके अंदर फौज पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम है। उसके 4 फेजेस: क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। इसमें जो फौज का काम है वो है दहशतगर्दी से इलाकों को क्लियर करना और उनको आर्जी तौर पर होल्ड करना। तो जो क्लियर और होल्ड के फेजेस हैं वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये जो बिल्ड और ट्रांसफर का काम है, इसमें जो लीड है दैट इज विद द लोकल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हवाले करते हैं इंतजामिया के दोबारा जो सा, चूंकि बिल्ड और ट्रांसफर फेज नहीं होता, दोबारा क्लियर करने पड़ते। डीजी आईएसपीआर ने 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ के जलसे की अचानक मनसूखी के सवाल पर कहा कि किसी जलसे की मनसूखी का फैसला, जगह और तारीख का तयन खालिसतन ज़िले इंतजामिया का मामला है। आर्मी सिर्फ अपने प्रोफेशनल कामों पर फोकस करती है। देखिए, किसी भी जलसे की जो होती है ना, जगह, मनसूख, तारीख, ये प्योरली एक ज़िले इंतजामी मामला है। आर्मी इज फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। नाज़रीन, 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ के जलसे की अचानक मनसूखी के इशू पर अगरचे तर्जुमान पाक फौज ने साफ बता दिया कि यह ज़िले इंतजामिया का मामला है, तो क्या 22 अगस्त को अडियाला जेल के दरवाजे पंजाब हुकूमत की जानिब से खोले गए थे? ये सवाल अब भी हल तलब है। तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को फिर इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है। क्या 2 दिन बाद यह जलसा हो पाएगा? इस हवाले से सूरत हाल अगले 72 घंटों में मजीद वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्ज बेंच नैब तरामीम केस का फैसला सुनाएगा। नैब तरामीमी बिल केस में फरीक भी इमरान खान है। कल अगर फैसला इमरान खान के हक में आया तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत सैकड़ों नैब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है
तो इसका रिलीफ भी इमरान खान को नैब मुकदमात में मिलने का इम्कान है। क्या नैब तरमीमी बिल केस का फैसला मुल्क में एक नई बहस को जन्म देगा? और अगर इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लेकर उनका ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो गया तो उसका असर मुल्क की सियासत पर क्या होगा? इन्हीं मौजूद पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब और हसन अयूब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आमिर साहब, DG ISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मुख्तलिफ किस्म के, मुझे तो लग रहा है मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स आए हैं। अब जाहिर बात है इसको मुख्तलिफ एंगल से तज्जिया इसका किया जा रहा है। हम पहले प्रोग्राम के आगाज़ में एक होलिस्टिक व्यू देख लेते हैं कि ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, फिर चीदा कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद नैब की तरामीम के हवाले से जो केस का फैसला कल एक्सपेक्टेड है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी क्या राय है आज की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये जाहिर है कि एक तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम या उस बयानिए के ऊपर थी और जो तनकीद का निशाना बन रहा था सारा, जो नवाब अकबर बुगटी की शहादत के हवाले से जो दहशतगर्दी की वारदातें उस दिन एकदम बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे हुई, तो ज़ाहिर है क्वेश्चन उठ गया कि जी इतनी सिक्योरिटी है, हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? एक तो वो उसकी वजाहत उसके अंदर मौजूद थी जो आपने और हमने सुनी और बड़ी तफसील से की। दूसरा, पहला जाहिर है कि वो दाखिली सिक्योरिटी के ऊपर वो 2-3 तरह से जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का नाम इस तरह आया कि बानी PTI का नाम लिया गया सवाल में। हमारे दोस्त सदीक साजिद ने वो बराह रास्त सवाल किया था और उसका जवाब भी बराह रास्त उसी तरह आया कि जी जो भी होगा और जिस भी ओहदे पे होगा आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो वो जो सिविलियंस की बहस होती है कि 25-26 लोगों को इमरान खान के दौर में सज़ाएँ हुई थी और फिर जब पेशावर में जो मरहूम, ज़ाहिर है अब तो वो मरहूम है, उस वक्त वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है कासिम साहब, सेठ कासिम, उन्होंने कोई लगभग 200 के ऊपर लोगों को सज़ा स्टे कर दी थी जो फ़ौजी अदालतों से हुई थी और फिर PTI की गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इनको सज़ाएं होनी चाहिए। ठीक है। तो जो खान साहब के अपने जहन में है कि एक तो मुझे मिलिट्री कस्टडी में लिया जाएगा और केस मेरा वहाँ चलाया जाएगा, और साथ मुराद सईद के बयानात भी ना भूलें आप, जब वो कहते थे कि चलाने चाहिए, खान साहब भी कहते थे कि चलने चाहिए। तो आज वो जो पहिया घूम रहा है वो इधर मिलिट्री कोर्ट की तरफ भी उनकी तरफ आ रहा है और वो फिर जो बयान देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ वक्त में ये किया फ़लाँ किया, तो कस्टडी में तो फ़ौज ने कह दिया कि जो भी होगा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वजाहत भी कर दी और पीछे भी नहीं हटे। उन्होंने अपनी सिस्टम में एहतसाब का जिक्र करते हुए अदलिया का नाम लिए बगैर ये कहा कि अब बाकी इदारों को भी चाहिए कि जब हम बिल्कुल बिला तफरीक काम कर रहे हैं एहतसाब का, तो बाकियों को भी इसकी सिस्टम की तरफ आना चाहिए। ठीक। काफ़ी पहलू हैं उसमें, उन्होंने आज एतराज़ ज़रूर बरता। बहुत सारे लोग खुश भी हैं इस बात पे कि आज उन्होंने 9 मई की बात नहीं की, आज उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी की बात नहीं की, लेकिन जो मुद्दा था वो वही था कि जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के तौर पे कुछ पॉलिटिकल अनासर के इमा पर, तो वो भी हमें और आपको पता है कि वो किसके इमा पे और किन क्या हवाला दिया गया। तो समझने के लिए ये ज़रूरी है कि खान साहब ने आज ये कहा कि मैं यजीद वक्त के सामने डटा हुआ हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक। और परवाह ये है कि वो मिलिट्री कस्टडी में जाने से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं। काफ़ी चीज़ें गंभीर भी हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ समझते हैं कि बातचीत बढ़ रही है। बातचीत बढ़े तो किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं होगा, होनी चाहिए। मैं हसन अयूब साहब, ये जो एंगल आमिर साहब ने ये दिया है, इसमें से तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काफ़ी पॉजिटिव्स निकलते हैं। ये तो चंद चीज़ें जिनका इन्होंने पिन पॉइंट किया ना, मतलब मिसाल के तौर पे 9 मई का जिक्र नहीं हुआ, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं हुआ, और ये इमरान खान साहब और जनरल फैज़ के कनेक्शन के हवाले से भी अगर बात की जाए, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कहीं नहीं कही कि जी इमरान खान साहब का भी फौजी ट्रायल जो है वो शुरू होने लगा है या उनको मिलिट्री कस्टडी में लिया जा सकता है जिसका शक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को है, ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई अगर शख्स मुआवनत करता हुआ पाया गया तो कानून अपना रास्ता ले सकता है। दिस डज नॉट मीन कि एक्चुअली उन्होंने ये कहा हो कि जी इमरान खान साहब का भी ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। देखिए, आप अगर ISPR की जितनी भी अलामी आए हैं आप उनको पढ़ें और DG ISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सवाल और जवाब है, उनको सुने तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है। वो पैटर्न ये है कि जब इनकी तरफ से कोई एलामिया या कोई स्टेटमेंट आता है वो ब्रीफ भी होता है और वो कंप्लीट भी होता है। अच्छा। जैसे आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में पाए गए, अब एक लाइन थी,
अब उसमें ये कह दें कि जी जनरल फैज़ हमीद का तो मामला सिर्फ टॉप सिटी का है, तो बाकी तो कोई मामला नहीं था, तो फिर वो मामला बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गया ना। इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई भी अगर ये शख्स जो है इसमें शामिल हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता खुद तलाश करेगा। तो फिर यानी इसका मतलब ये है कि जो नेक्सस है जनरल फैज़ हमीद का और इमरान खान साहब का, आपको मालूम है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज़ हमीद DGI से थे, तो जनरल बाजवा कहते थे कि अब टर्म मुकम्मल हो चुकी है, इनको ट्रांसफ़र किया जाए, पोस्ट आउट किया जाए, तो नहीं किया तो वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो ये आज भी जो है ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये सबको मालूम है कि क्या होता रहा माजी में। तो अभी जनरल फैज़ हमीद की से कुछ एविडेंस रिकवर हुए हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि अब मैटर सब जुडिस है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब ट्रायल स्टार्ट होगा भी तो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है और लोग आते हैं जाते हैं, सवालों जवाब होता है और फिर वो चले जाते हैं। तो इस मौके के ऊपर आप DG ISPR से जितनी उन्होंने बात कर दी है, मैं तो इतनी बात भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल इट वाज काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से बड़ा मुख्तसर लेकिन जामे जो है तरीके से उस सवाल को एड्रेस भी कर दिया। मैं दोबारा तहरीक इंसाफ के लिए इससे बुरा वक्त माजी में कभी भी नहीं आया। मैं दोबारा वो ये लाइन आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि जी उनको मिलिट्री कस्टडी में लिया जा रहा है, ये मैं और आप इस बात पे एग्री करते हैं? सर मिलिट्री कस्टडी का DG ISPR इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा करेंगे, वो उसका जिक्र कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो कस्टडी में जा भी चुके हो ना और अभी उसको अनाउंस नहीं किया हुआ, तो उस टाइम भी वो उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये एक सिस्टम है ना। अब फील्ड कोर्ट मार्शल जब किसी का हो रहा हो या किसी का होने वाला हो तो उसके ऊपर बड़ी एहतियात बरती जाती है। ये जब मामलात शुरू होते हैं ना मंसूर साहब, तो ये मामलात शुरू तभी होते हैं जब उनके पास एविडेंस उनके पास आ चुका होता है। जब आर्मी ने जैसे बताया कि आमिर इलियास राणा साहब ने कि आर्मी ने जो है वो अपना खुद एहतसाबी का एक कड़ा निज़ाम मौजूद है और इस बात का इजहार DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर चुके हैं, तो उन्होंने यानी एक बात वाजे की कि अपने 3 सितारों वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल का फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो आप अगर उन्होंने उसको स्पेयर नहीं किया तो इमरान खान को स्पेयर करेंगे? ठीक है, ठीक तो है। इमरान खान के साथ अगर उनका नेक्सस नहीं था तो फिर किसके साथ था? मंसूर साहब आपके साथ था, मेरे साथ था, हमारे साथ तो नहीं था ना। आपके साथ हो सकता है, हम सियासतदान हैं, आपके तो सियासी जमातों में किसके साथ जनरल फैज़ हमीद जो है किसको फैज़याब करते रहे? वैसे चंद सहाफियों के साथ तो कहा जा रहा है, कई सहाफियों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो कौन से थे वो मैं आमिर साहब से थोड़ी देर में पूछता हूँ, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मैं इरशाद भट्टी साहब से पूछना चाहूँगा। भट्टी साहब, ये जो हसन अयूब साहब बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? मेरा ख्याल ये था, ये मेरी असेसमेंट थी कि शायद ये जो एक और जो स्टेटमेंट आई कि जी इदारा ना किसी सियासी जमात के खिलाफ होता है ना किसी के साथ होता है, तो ये जो जुमला कि ना किसी के खिलाफ होता है, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी बड़े एक पॉजिटिव एंड से ले रही है कि देखें मतलब कह दिया है DG ISPR ने कि वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। भट्टी साहब देखिए क्या हर जगह अगर हम इसको पॉजिटिव लें, 9 मई तो एक अपनी जगह है और 9 मई का फैसला हुए बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। और 9 मई में जो शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ये सारे कह रहे हैं, और एक स्याह दिन है, ये सब कह रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भी कोई पेट में दर्द होना चाहिए कि अगर फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई सख्त बातें नहीं थी, जैसे आपने जिक्र किया 9 मई का जिक्र नहीं था, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं था, या इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, या जैसे ये कहा DG ISPR ने फौज किसी पार्टी की तरफदार है ना किसी की मुखालिफ। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें से क्यों हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी के हम हक में हैं या मुखालिफ हैं तो हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। इसमें कहाँ इमरान खान को छूट मिल रही है, या कहाँ 9 मई पे मट्टी डाली जा रही है, या कहाँ जनरल फैज हमीद का नेक्सस अगर कोई है तो उसको छुपाया जा रहा है। अच्छी बात है कि एक DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फोकस थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस पे कोई ढोल बजा सके या कुछ कर सके। तो इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए, सारों को पॉजिटिव लेना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, 9 मई है और 9 मई पे चल रहा है। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं, उन पे टॉप सिटी केस है, उन पे प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट की जो सारी हैं वो फौज कर रही है। फौज अकाउंटेबल फौज ने किया है, एहतसाब किया है अपना, फौज चाहती है बाकी इदारे भी एहतसाब करें। लेकिन क्या हम ये सुनना चाहते हैं कि फिर एक मरतबा वो सख्त बातें करते इमरान खान के खिलाफ
या हम ये तासुर देना चाहते हैं कि ना भाई ना, इस चूंकि हमें बुग़्ज़े इमरान है तो हम DGISPR की फोकस्ड और सीधी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी नहीं मानना चाहते, कि नहीं करना चाहते कि नहीं जी उन्होंने वो जो फलां लफ्ज में एक लफ्ज छुपा हुआ था तो उसमें भाई ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कोई उन्होंने कहा है कि 9 मई के सारे मुल्ज़िम हम रिहा कर रहे हैं, इमरान खान का कोई इसमें कसूर नहीं है? सीधी सी बात है, अगर जनरल फैज हमीद और इमरान खान के दरमियान लिंक सबूत आ गए और अगर इतने सबूत हुए जो अदालत में या जहां भी हुए, फौजी ट्रायल हुआ या जहां सिविलियन ट्रायल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए तो होना चाहिए। इमरान खान के दौर में हुआ 25-26 सिविलियन का, और वो जो सेठ का कासिम नहीं थे, सेठ वकार थे, जो 260 लोगों का जब ट्रायल हुआ उन्होंने सजाएं दी तो वो सुप्रीम कोर्ट में तरीके इंसाफ आई। ठीक, सही वो है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ नहीं करना। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम डायरेक्ट लें इससे हट के पीछे क्या हो रहा है, तो बड़ी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीधी सीधी उन्होंने बातें बताई हैं। आमिर साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, मेरा जो इस पे एक जो सवाल है वो ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से? और क्योंकि ज़ाहिर बात है पिछले 2 हफ्ते के अंदर अगर आप गुफ्तगू उठा के देखें तो यहाँ पे मुज़ाकरात की बात हो रही है, यहाँ पे बार बार साइड्स बैठ रही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने इस पर बहुत रिपोर्ट किया, अचकज़ई साहब का नाम आ रहा है बार बार कि जनाब कोई मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए, हो रहे हैं, इनको अपॉइंट कर दिया है। उसके बाद ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो 22 अगस्त का जलसा है, जिसपे सुबह 7 बजे जो है दरवाजे खुलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन दो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर भी वो करती है जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। तो क्या इस पस मंजर के अंदर भी थोड़ी सी टोन सॉफ्ट हुई है? थोड़े से वो जो सख्त एरियाज हैं जो पहले डिस्कस किया करते थे अब वो हमें सुनाई नहीं दिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आमिर साहब देखें, बात यह है कि कौन नहीं चाहता कि इस मुल्क में मामलात बेहतर हों, लेकिन PTI यही चाहती है कि फ़ौज उनको दोबारा गोद में ले ले। वो जो 22 अगस्त की बात है या आज जो इजाज़तनामा दिया गया, आप और हम, मैंने तो बात ही यही की थी कि इसमें पॉजिटिव बात यह है कि बातचीत होनी चाहिए। अभी मैंने आपके प्रोग्राम पहले हिस्से में जब ये बात कर रहा था तो मैंने उसको खुशाइन करार दिया, लेकिन जवाब तो फ़ौज को देना है ना, जो कटहरे में ला के इमरान खान ने खड़ी कर दी है। क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर्स की ब्रीफिंग्स के बाद जो प्रेस रिलीज़ें जारी की मीटिंग के बाद, जो फार्मेशन कमांडर्स के बाद की नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनका मजाक उड़ाया जाता है, वो हम भी कहते हैं कि कान पक गए भाई, कोई आप सजाएं नहीं दिलवा सकते, कुछ नहीं। तो लेकिन जहाँ आज वो अपनी अकाउंटेबिलिटी के इदारे की बात कर रहे थे तो वो मेरा ख्याल है अदलिया से भी मुखातिब थे नाम लिए बगैर कि बाकी इदारों को भी ये काम करना चाहिए। क्योंकि बरतानिया में तो बैठ के अगर कोई बंदा ट्वीट कर रहा है उसे 10-10 साल की सज़ाएं हो रही हैं, और यहाँ जो वीडियो उन्होंने खुद अपलोड किए हैं, कोई लीक वीडियो नहीं है कि कोई GHQ जा रहा है, कोई कंटोनमेंट को क्रॉस कर रहा है, कोई कोर कमांडर हाउस को पहुँच रहा है, लेके पहुँच रही हैं लीडर, और सारे ज़मानतों पे हैं और सारे उनके लिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया। भाई वो आज मैं मिला था जुल्फ़कार भट्टी साहब हैं सरगोदा से, उनकी फैमिली की वीडियो को बनाया गया, उनकी बहुएँ बैठी थी साथ। पिछली दफ़ा जब उनकी वफ़ादारी बदलवाने की कोशिश हुई थी तो कहा गया कि ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठे हैं। वो अपनी पोती की कुछ ख़रीदारी के लिए इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में गए तो लिखा वीडियो चलवाई गई, 50-50 लाख लोगों ने देखी कि ये अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ फिर रहे हैं। मतलब यहाँ कोई चीज़ बदली है, ये बदलना है तो सबको बदलना पड़ेगा ना, फिर एक कदम पीछे हटना पड़ेगा कि एक रिजीम चेंज हो रही है, दूसरी रिजीम चेंज हो रही है। असल तो है अवाम की हालत कब बदलेगी। जो बलूचिस्तान का किस्सा लेके फिर रहे हैं, अख्तर मैंगल हों या जितने सरदार हैं, इनका तो आज उन्होंने बता दिया कि हमने इतने पैसे, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतने पैसे रॉयल्टी में और इतने इन सब के लिए दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ लोकल सतह पे जब नहीं लगता तो ये सारे खा पी जाते हैं। लेकिन उसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पे है कि जब आप डॉक्टर अब्दुल मालिक और सनाउल्लाह ज़हरी की मुश्तरका हुकूमत को उठा के एकदम BAP निकाल के लाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें गड़बड़ में जाती हैं। जब जनरल मुशर्रफ ये कहते हैं कि मैं बुगटी साहब तुम्हें वहाँ मारूंगा जहाँ पता भी नहीं चलेगा, तो आज पता चल रहा है ना कि एक प्रो पाकिस्तानी सरदार को मार के हमें क्या मिला। हमें सबको पीछे हटना है। ये मीडिया भी उसमें शामिल है, उसमें सियासतदान है, उसमें अदलिया है, उसमें फ़ौज है।
ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में सियासी तौर पे रास्ता बनाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा यहाँ नहीं होगा। मेरी और आपकी ज़ाती मुखालफत नहीं है किसी के साथ, हमारा तज्जिया हो सकता है कि मैं किसी को दुरुस्त समझूँ और आप उसको बिल्कुल गलत समझें, जिसको आप गलत समझें मैं दुरुस्त समझूँ, ये और चीज़ है। लेकिन जो बड़ा ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट है वो पाकिस्तान है, जो इस वक्त कहीं पे गुम हो गया है, सब एक दूसरे की मुखालफत में हैं। यहाँ बड़ा किसी को रहने नहीं दिया गया, यहाँ सब को डाकू बना दिया गया है। तो अब वक्त है कि अगर कोई प्रेशर में है या नहीं है, कोई दबाव में आता है या नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की खातिर सबको एक एक कदम पीछे हट के कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, एक ब्रेक में लेना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद मैं हसन अयूब साहब के सामने जो है एक जलसा 8 तारीख का 8 सितंबर का जलसा तो अब सामने होने लगा है और उसका इजाज़तनामा NOC भी जो है वो इशू हो चुका है। लेकिन 22 अगस्त का जो जलसा मनसूख हुआ उसके बारे में भी आज DG ISPR से सवाल किया गया, उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 22 अगस्त का जलसा क्यों मनसूख हुआ, किन वजूहात की वजह से मनसूख हुआ, इस पे DG ISPR से जो है आज सवाल किया गया। उसका जवाब क्या था वो उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन जब वो मनसूख हुआ था जलसा, उस वक्त अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब जो CM KP हैं, उन्होंने उस वक्त इस पर क्या लबकुशाई की थी, सुनिएगा ज़रा। उन्होंने सवाल ये किया था कि इमरान खान ने आजम स्वाति को बुलाकर जलसा कैंसिल कर दिया। हमें भी शौक था, तो उसी का रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट ही घबराई हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे। किसने राब्ता किया था आपसे? जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही राब्ता करती है, तो मुल्क को चला रहे हैं वही राब्ता करते हैं। लेकिन राब्ता कोई ऐसा राब्ता नहीं होगा जो लो लेवल पे हुआ होगा। उससे राब्ता जाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा, तो उस लेवल पे ही राब्ता हुआ होगा। सिर्फ मुझ से नहीं था, और पार्टी की लीडरशिप से भी राब्ता था। ये गुफ्तगू आपने सुनी और इसी सिलसिले में जब DG ISPR से आज सवाल किया गया था तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि ये जलसे वगैरह जो हैं ये ज़िला इंतज़ामिया का लोकल लेवल एक काम होता है और उन्होंने फैसला करना होता है कि कौन सा जलसा होगा या कौन सा नहीं होगा। हसन अयूब साहब, इसमें से कौन सी बात जो है वो आपको हकीकत के ज़्यादा करीबी लगती है? 3 मुख्तलिफ गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी है। देखिए, ये बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, राब्ता उन्होंने करना था। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं किस तरह राब्ता कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इतने सख्त किस्म का मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के ऊपर ले चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं करनी। फिर उन्होंने आज़म स्वाति साहब को आगे किया। तो ये सारी बात थी। लेकिन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस मामले में थे जी। अच्छा, लेकिन डायरेक्टली नहीं थे, उन्होंने सामने जो कर दिया आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौर साहब को किया था। ठीक है। जहाँ तक अलीमा खान साहिबा का ताल्लुक़ है, वो अब पार्टी से नाला हैं, वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त चाहती हैं इन एब्सेंस ऑफ इमरान खान, लेकिन वो गिरफ्त उनको मिल नहीं रही। तो कुछ लोग उनके साथ हैं, जिस तरह मतलब अब नाम मैं लेना शुरू कर दिया तो बेचारों को क्या पता मुश्किलात बन जाए। कुछ लोग उनके साथ हैं। टिकट्स की तकसीम में भी अलीमा खान साहिबा ने कुछ ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ किया और कुछ गेन भी किया। कुछ लोग उनके साथ पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पार्टी मुकम्मल तौर पर वो ले सकेंगी ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक बात तो ये हो। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जब 8 सितंबर का जलसा है, जलसे की NOC तो यकीनी तौर पर दिया गया है, लेकिन कोई ये बैकग्राउंड के ऊपर कोई मुज़ाकरात वगैरह का नतीजा नहीं है। ये हाई कोर्ट में कराई जाने वाली यकीन दहानियों की वजह से है। लेकिन क्या इस जलसे के लिए जो है वो मुकम्मल फ्री जो है वो हैंड मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप समझते हैं कि उनके काफिलों को आने दिया जाएगा आसानी से, तो मेरे ख्याल से बहुत सख्ती नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल जो है ना ये नहीं होगा कि रुकावटों के बगैर ही वो आराम सुकून के साथ आकर जलसा कर पाएं। अच्छा, क्या यहाँ पर जलसा बड़ा जलसा कर पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, ये संजानी का मकाम है। ये तरनोल से अगर आप टेक्सला की तरफ जाएं तो ये थोड़ा सा टेक्सला और बेसिकली जो इस्लामाबाद है उसका ये कहते हैं कि मिड पॉइंट जी। और यहाँ पर आपको मालूम है कि साल में एक दफ़ा यहाँ पर मवेशी मंडी लगती है। वो पता है कौन से मौके के ऊपर लगती है? वो कुर्बानी के मौके पर लगती है जी। कुर्बानी की जब ईद आ रही होती है उससे पहले। अच्छा। तो अब ये देख लें कि एक बड़ी कुर्बानी जो है ये मांगता है ये जलसा।
और इसके लिए इनको जाहिर बात है काफ़ी जिदोजहद करनी पड़ेगी वर्कर्स को पहुंचने के लिए इस मकाम के ऊपर यार। और हसन साहब, जाहिर बात है कि यहाँ पर हसन पेशावर साहब, से भी आप काफिले आने हैं, पाकिस्तान मोटरवे बिल्कुल साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को आप मवेशियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये क्या कंपैरिजन हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं मवेशियों के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा। बहुत खुली जगह है, यानी जितने भी वर्कर आना चाहें आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कुर्बानी के मौके का मैं हवाला दे रहा हूँ कि कुर्बानी मांगता है ना, अब जिदोजहद है, ये हकीकी आज़ादी के लिए आ रहे हैं, तो हकीकी आज़ादी के लिए उस पंडाल तक पहुंचने के लिए उन वर्कर्स को कुछ ना कुछ कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी। ठीक। जो इस वक्त तक जो मेरे पास इतलात हैं, ठीक, तो वो इतना आसान नहीं होगा। अभी मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन देखना ये है कि वर्कर्स जो हैं वो वाकई अभी भी चार्ज हैं, क्योंकि अब इमरान खान का खिताब तो उन्होंने सुनना नहीं है। सुनने को तो उनको मिलेंगे अली बिन गंडापुर साहब, सुनने को तो उनको मिलेंगे बैरिस्टर गौर साहब, सुनने को तो उनको मिलेंगे जनाब उमर अयूब साहब। तो क्या उनको सुनने के लिए पुलिस के डंडे वगैरह खाकर या रुकावटें अबूर कर कर वर्कर पहुंचता है, या वर्कर कहे कि जी एनफ इज एनफ, वी आर टायर्ड, और हम जो है इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू सुनने के चले लिए काम करते हैं ना, ये अच्छा मौका है। मेरे साथ तीन बड़े सीनियर तज्जियाकार बैठे हुए हैं, मैं तीनों से पूछ लेता हूं कि आपके ख्याल में जलसा कैसा होगा। आपने तो मेरे ख्याल में काफी तक अपनी राय दे दी है, जरा भट्टी साहब से भी पूछ लेते हैं। भट्टी साहब ये जी जी बोले 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 मंसूर साहब, एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था। जी बोलिए बोलिए। जी मैं ये बात ऐड करना चाह रहा था कि जो बात की थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसमें वो बात इस वजह से करनी पड़ी DGISPR को। उन्होंने कहा कि हम किसी के लिए जो है किसी के हक में नहीं है, किसी के मुखालिफ नहीं है। ये बात इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बानी जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जी कि हमने गुफ्तगू करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ठीक है। उस सियासी जमात का PTI का जो सेक्रेटरी इतलात है वो कहता है जी कि हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ठीक है। तो जब वो बार बार ये बातें करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा क्या लेना देना आपसे, जी हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है। ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब इस पे जरा कमेंट कीजिएगा सर, जलसे के हवाले से, क्योंकि हसन साहब की राय ये है कि इन लोगों की खातिर, उमर अयूब वगैरह की खातिर, बैरिस्टर गौहर की खातिर, क्या कारकुन जो है डंडे शंडे खा के वहां पे पहुंचेंगे? तो आपको क्या लग रहा है सर, अब तो इजाजत भी मिल गई है, लग रहा है अब तो जलसा होगा, तो जब ये जलसा होगा क्या एक्सपेक्ट करें? एक हिट जलसा होगा, फ्लॉप जलसा होगा, क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं हैरान हूं कि कुर्बानी, मेला मवेशियां, डंडे, पुलिस और रुकावटें, और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह का माइंड सेट है। यानी हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तान, एक मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी एक जलसा करना चाहती है, और हम कह रहे हैं कि वो वहाँ मवेशियों का मेला लगता है, वहाँ कुर्बानी, और कितनी कुर्बानियां देनी है उस तहरीक इंसाफ में। इमरान खान जेल में है, उनकी बीवी जेल में है, उन्होंने रिकॉर्ड पर्चे, रिकॉर्ड मुकदमे, रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, बल्ला ले लिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छीन ली, मैंडेट छीन लिया, और उसके बाद आप कितनी कुर्बानियां चाहते हैं, और आप किस तरह की कुर्बानियां चाहते हैं इस जमात से? ठीक है। या आप चाहते हैं कि पूरा निज़ाम सरेंडर हो जाए और पूरा मीडिया बैठा हो कि अब जहाज की पुश्त मुबारक नजर आ रही है, अब फ्रंट मुबारक नजर आ रहा है, अब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, अब वो सारा हमारा निज़ाम इंसाफ भीगा भीगा पहुंचा हुआ है, उनसे दस्तखत करा रहा है, अब शाही किले में चाय 200 बंदे की चाय का इंतजाम है, अब हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं, शाही किले के सब्जाजार पे पहुंच गए हैं, अब वहां से मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ा रहे हैं। इस तरह की सहूलतें तो नहीं मिलेंगी यकीनन, लेकिन ये कोई कुर्बानी का मामला नहीं है भाई, ये एक जलसा है। और इसमें कौन सी हकीकी आज़ादी या किस तरह की हकीकी आज़ादी? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, और उसको जब से ये इलेक्शन का मामला हुआ है, या जब से आप इसको अगर इस तरह भी कर लें कि जब से इमरान खान जेल में गए, कोई बाकायदा वो जलसा नहीं कर पाई। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर 9 मई हुआ है जो एक शर्मनाक और स्याह दिन है, तो उसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। ठीक है। आप 9 मई के किसी मुजरम को ना छोड़े, किसी को सजा से ना बचाएं, लेकिन पूरी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप कुर्बानियां, कितनी और कुर्बानियां चाहते हैं, और कितनी कुर्बानी, यानी और क्या करना चाहते हैं? यानी आप दूसरी तरफ देखें ना, इस हुकूमत का माइंड सेट देखें। वो इरफान सिद्दीकी साहब जिनके लिए हम खड़े हुए थे और जिनको गलत तौर पे गिरफ्तार किया गया था, वो बिल ले आए हैं कि 3 साल सजा और फिर 10 साल सजा। कोई मार्शल लॉ में भी, फौजी डिक्टेटरशिप में भी इस तरह का माइंड सेट नहीं हुआ
कि ना आपसे जलसा होता है, ना अगले को करने देते हैं। यानी आप करना क्या चाहते हैं? ठीक। बोलने नहीं देना, बात नहीं करने देनी, जलसा नहीं करने देना, और फिर ऊपर से जुगते मारनी है। जुगते तो मार। अगर आप इस तरह का ही चाहते हैं, इस तरह का ही निजाम चाहते हैं, तो चलाते रहें। ठीक। यानी हम चाहते क्या हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। या तो मैं उनको एक आईनी तरमीम लाएं और कहें कि आप भाई जलसा नहीं कर सकते। वैसे मरियम नवाज साहबा ने वो काबीना ने रखा हुआ है पेंडिंग, पाबंदी लगाएं ताकि हमारी जान छूटे, आगे बढ़े। मैं जरा आमिर इलियास राना साहब से इसके पूछा था। आमिर साहब, और कितनी कुर्बानियां सर, वो भट्टी साहब कह रहे हैं, और कितनी कुर्बानियां चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कितनी और कुर्बानियां सर? वो कह रहे हैं मैंडेट ले लिया, जलसे नहीं करने दिए, पहली दफा जलसा अटक के पुल के इस साइड पे पहला जलसा वो लोग करने लगे। मंसूर भाई, एक जुमला कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई जलसे से अपनी मकबूलियत शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कोई जलसा भरने से उनको कोई नहीं होता कि वह मकबूल तरीन है। एक ही पार्टी है इस वक्त, सारी दूसरी जमातें दूसरी तरफ है। देख लें अपने दिल पे हाथ रख के किसकी कितनी नशिस्तें हैं और किसने कितनी जीती थी 8 फरवरी को। आमिर साहब की राय। जी आमिर साहब। भट्टी साहब ने जहाँ ख़त्म की थी पहले बात, मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने फिर कह दिया कि मकबूलियत की ज़रूरत नहीं। तो फिर लोगों को जहमत देने की, अपने वर्कर्स को, केपी गवर्नमेंट को, फिर लोगों को जहमत क्यों देते हैं? जब इतना ही यकीन है तो फिर मसला होना नहीं ना चाहिए। फिर आप कह दें कि हमें तो आप कर लें, जब भी इलेक्शन कराएंगे हमारे वोटर आ जाएंगे, बात ख़त्म हो गई। बहरहाल चूँकि जलसे की इजाज़त दी है और उसी तरह की शराइत में दी गई हैं जैसे हमेशा से पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में भी अगर कोई चीज़ पूछी जाती थी रैली की इजाज़त की, तो वही पक्के पुराने साइक्लो स्टाइल के ज़माने के बने हुए चीज़ें नहीं डल जाती हैं और आप कह देते हैं कि जी ये शराइत पूरी करें और आप जलसा कर लें। अब असल इशू ये है कि क्या जलसा होगा? पीटीआई की क़यादत फिर कोई लेम एक्सक्यूज़ तो नहीं लेगी। कोई और जलसा जुलूस आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर ये किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं मानेंगे? इन्हें जलसा करना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि ये सियासी क़ुव्वतों का काम है कि वो अपनी आज़ादी इज़हार राय का जिस तरह दिल करे उस तरह करें। लेकिन बस जिस तरह अब ये संजानी में जगह मिली है, इरफान सिद्दीकी की सज़ा वाले मामले पे मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ, लेकिन जगह पूरी दुनिया में मौज़ब अंदाज ये है कि मुख्तस की जाती हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। यहाँ तो क्रिकेट टीम जाती है तो पिंडी और इस्लामाबाद बंद हुए होते हैं। हम किसी को और क्या कहें कि हमारे पास कोई इस तरह के सिस्टम नहीं है। बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, वो अपनी ताकत शो करें, चाहे वो सारे पाकिस्तान से लाएँ, वो केपी से लाएँ, सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी से भर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई सियासी क़ुव्वत का इजहार करता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप उस क़ुव्वत को अगर खुदा न खास्ता 9 मई की तरह दोबारा अपनी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो फिर ये आखिरी ताबूत में कील ठोकरे होंगे। अपने सियासी जलसे का इनको रास्ता लेना चाहिए। अच्छा। सियासत नाम इसी चीज़ का है कि आप अपनी रियासत के साथ लड़ने की बजाय सियासत करें, अपनी सियासी आमिर साहब, जलसा आपकी नज़र में हिट होगा, पता चले कि हिट होगा, एवरेज होगा या फ्लॉप होगा? देखें, जलसा हिट होना ही होना है, वो नहीं होना तब भी हिट होना है। क्योंकि मीडिया के लिए देखें ना, आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आज एनओसी इशू हो गया है और गुफ्तगू शुरू हो गई है। यही सियासी जमातों का हुसन होता है, पीटीआई के लिए हो या दूसरी जमात के लिए हो। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो फुल भरा हुआ होगा, तब भी आपको आधी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये खाली है। वो खाली होगा तो फिर भी दिखा रहे होंगे कि जनाब बिल्कुल भरा हुआ था, ये हमारे खिलाफ हुआ है। क्या जो अभी सवाबी में हुआ था उसके ऊपर क्या हुआ था? उससे पहले जो तमाम सियासी जमातों के जलसे हो रहे थे यही कुछ हो रहा था ना। लिहाजा सियासत की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन वो पैरामीटर्स जो पीटीआई खुद तय करे उस पर अमल करे और बेहतर है कि अच्छे अंदाज से जलसा करके आइंदा के लिए अपना मजीद रास्ता खोले। ये इस जवाब के दौरान हसन अयूब साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। ब्रेक के बाद मैं पूछना चाहूँगा कि हसन साहब क्यों मुस्कुरा रहे थे, कि क्योंकि भट्टी साहब भी समझते हैं कि जलसा अच्छा होगा, आमिर इलियास राना साहब भी समझते हैं कि जलसा अच्छा होगा, लेकिन लगता है कि हसन अयूब साहब की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे 8 सितंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की। आज उनको बाकायदा तौर पे इजाज़त मिल गई है, लेकिन माजी में भी हम देख चुके हैं कि एनओसीज जो हैं वो माजी में भी इशू हुए, लेकिन उसके बाद एन मौके पे उन्हें कैंसिल भी कर दिया गया। पिछली दफ़ा भी ये सब कुछ हमने देखा था। हसन साहब, क्या राय है आपकी? आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? मतलब आमिर साहब समझते हैं कि एक हिट जलसा होगा ये? देखिए, मैं मुस्कुरा इस बात पर रहा था कि पिछली मरतबा जब जलसा कैंसिल हो गया या एनओसी ख़त्म हुआ तो तीनों मरतबा तहरीक इंसाफ की, चाहे पंजाब की क़यादत थी, वो कह रहे थे पंजाब से लाखों लोग जो हैं वो जलसे में शिरकत के लिए तैयार थे।
केपी वाले कहते हैं जी कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा शिरकत के लिए तैयार था, लिहाजा मैं देखना चाहूँगा, मैं वाकई देखना चाहूँगा कि कितने लाख का मजमा आता है। देखिए 10,000, 15,000, 20,000 का जलसा हो तो वो तो एक रूटीन जलसा है। हाँ, वो लाखों की तादाद पंजाब वाले भी क्लेम कर रहे हैं, लाखों की तादाद सिंध वाले भी पीटीआई का चैप्टर क्लेम कर रहा है, लाखों की तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भी वो कर रहा है क्लेम। शुक्र करें बलूचिस्तान वालों ने ये नहीं कह दिया कि हम जी जनाब करोड़ों का जलसा कर देंगे। तो अब देखते हैं कितना बड़ा साइजेबल जलसा होगा, लेकिन देखिए रुकावटें होंगी, इनको ईजीली नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि वो जो पंडाल बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे। अब वो संजानी वाली जगह जो है वो तो एक मतलब बहुत बड़ी जगह है, अगर वो जहाँ पर यानी ता हदे निगाह वहाँ पर फील्ड्स ही फील्ड्स हैं, तो वहाँ पर अगर जलसा करने जाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा लाखों का मजमा आ सकता है। हाँ, अगर वहाँ पर कोई कनाते लगा दें या उसको छोटा कर दिया जाए या जगह को एक जो है मुख्तस कर दिया जाए कि जी ये जगह होनी है हमारी जलसे की, उसमें भी कुर्सियों का लगाने का तरीका, फिर लाइट सीधा ऊपर करके लगाते हैं ताकि यानी इतनी ज़्यादा जो है वो इसमें मैनेजमेंट होती है जलसे में, और इसके पायनियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब बाकी जमातें बशमूल जो है वो जमात इस्लामी, हसन साहब वैसे एक फेयर अगर असेसमेंट मैं आपसे मांगू, पैटर्न है, मैं आपसे अगर फेयर असेसमेंट मांगू जिस जगह के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं संजानी का, जारी बात है आप लोगों के एरिया के इस्लामाबाद के ज़्यादा करीब है, आप तीनों ही इस्लामाबाद के शहरी हैं, तीनों ही मेरे ख्याल में इस पर बड़ा अच्छा कमेंट कर सकते हैं। ये जितना भी एरिया है ये कई 100 कनाल का मैंने सुना है कि एरिया, तकरीबन 350 कनाल मुझे बताया गया था कि एरिया बनता है। आपके ख्याल में सबसे बड़ा जलसा अगर यहाँ पे कोई जमात कर सकती है वो कौन सी जमात है आपकी नज़र में हसन साहब? मुझे कह रहे हैं जी हसन साहब, मौलाना फजल रहमान। अच्छा, फिल इट अप। आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान इसको फिल कर सकते हैं? पीटीआई से बड़ा जलसा कर सकते हैं? जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क में किसी भी कोने में, मैं कहता हूं पीटीआई से डबल जलसा कर सकती है। अच्छा। और उसमें मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात के या उनके हमायती सिर्फ मर्द आते हैं, खवातीन उनकी नहीं आती, लेकिन पीटीआई में तो खवातीन भी आ जाती हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि थोड़ा सा ट्रेंड में फर्क है, जमात इस्लामी की खवातीन आती हैं, इसी तरीके से बहुत सी जमातों की खवातीन आती हैं, मुस्लिम लीग नवाज की भी यानी 5% 10% खवातीन आती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की खवातीन नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान चाहें तो इस जो जलसागाह को कवर कर सकते हैं अलोन। इरशाद भट्टी साहब आपकी क्या राय है सर? मेरा ख्याल है इस तरह करते हैं, मैं और हसन अयूब साहब उसमें सड़क के दरमियान में या साइड पे ट्रैफिक नहीं रोकते, साइड पे दोनों कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं। एक तरफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना साहब और सारी सियासत एक तरफ जलसा कर ले, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को निकाले 10 मिनट के लिए और वो जलसा कर ले। इनको लग पता जाएगा कि पंडाल कैसे भरा जाता है। यानी मुझे हैरानगी होती है कि कौन सी भाई इस वक्त मुल्क में एक जमात है, बाकी सारे इररेलेवेंट हो गए। कहाँ है नवाज शरीफ साहब, कोई कहाँ है आसफ अली जरदारी साहब, कहाँ है बिलावल भुट्टो, कहाँ है मरियम नवाज साहब, कहाँ है शहबाज शरीफ साहब? कोई जलसा, कोई जलूस, कोई रैली, कोई पंडाल भरना, कोई कुछ करना, 5-5 हजार भी हुए, मोटरसाइकिल भी हुए, जन्नत के टिकटें भी बांटी गई, बिरयानियां भी, आने जाने के खर्चे भी, और मीनारे पाकिस्तान देख लीजिए। ठीक, निकाल लें इमरान खान को और दूसरी तरफ पूरी सियासत का जलसा कर ले। हसन अयूब साहब को मैं दोनों हम फिरेंगे और फिर के अच्छा इधर तरीके साहब पे रुकावटें भी रख लें और इधर कुर्बानियां भी दे लें, जो मेला मवेशियां हसन अयूब साहब ने सजाया हुआ है, इधर वो मेला मवेशियां भी सजा लेते हैं। टाइम सर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर इलियास राना साहब बहुत शुक्रिया, हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इतवार को ये जलसा एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह इसकी भी कवरेज और अगले दिन इस पर एनालिसिस भी पीर वाले दिन होंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।